आर्क एक गेमर था जिसकी कोई लाइफ ही नहीं थी। एक दिन जब वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, वो अपनी पास्ट लाइफ को एक सेकंड के लिए भी याद नहीं करता। वो खुद को एक स्केलेटन के रूप में पाता है जिस गेम को वो खेलता हुआ सोया था। वो अपने बहुत सारे स्किल्स को चेक करता है और साथ ही अपने चमचमाते आर्मर और वेपन्स को भी। पर जब वो अपना थोपड़ा रिवर में देखता है, बेचारे को झटका लगता है क्योंकि वो बिल्कुल अपने बनाए हुए कैरेक्टर स्केलेटन जैसा लग रहा था। सदमे से बाहर आने के बाद वो टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करता है, पर क्योंकि वो उसी जगह पर जा सकता है जहां वो पहले हो चुका हो, वो खाई से नीचे गिरने लगता है। पर तभी उसे अपनी एबिलिटी डायमेंशन मूव याद आती है, जो कि इधर उधर ट्रैवल करने के लिए बड़ी ही मस्त चीज है और वो ऐसे ट्रैवल करके बड़ा खुश होता है। टाउन में पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि एक कंकाल होने के बावजूद भी उसे भूख लग सकती है, पर क्योंकि वो कंगाल था तो वो एडवेंचरर्स गिल्ड में लाइसेंस लेने जाता है। सरकार, हमें लाइसेंस की आवश्यकता है। तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक नाइट हो, तुम्हारे पास तो अच्छी खासी जॉब होगी। तभी वो रियलाइज करता है कि उसे अपने हुलिये जैसा बात करना चाहिए। असल में बात यह है कि कुछ हालातों की वजह से मुझे लाइसेंस की जरूरत पड़ी है। तो वो बंदा उससे कहता है कि उसे पहले एक ट्रायल को कंप्लीट करना होगा। बीस्ट, मॉन्स्टर या फिर किसी बैंडिट को हराकर उसका सबूत उसे यहाँ लाना होगा। समझ गया, नाइट जल्द वापस आएगा। आगे आर्क कुछ मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। तभी एक ऑर्क उसके सामने आता है जिसे देख के वो एक्साइटेड होकर उसे भी एक स्विंग से मार देता है। वो अपने मिशन को कंप्लीट करके गिल्ड की तरफ वापस जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ बैंडिट्स दिखते हैं जिन्होंने सोल्जर्स को मार गिराया था और दो अबला नारियां अकेली बैठी थी। आर्क सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पर तभी वो बैंडिट्स उन लड़कियों को पकड़ लेते हैं और वो एक लड़की के कपड़े फाड़ कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अपना हीरो ये सब होता हुआ नहीं देख सकता था तो वो तुरंत ही वहां पहुंच जाता है और अपनी तलवार की एक ही स्विंग से 2-3 बैंडिट्स को आधे में काट देता है। उसकी ताकत देख के सभी बैंडिट्स वहां से भागने लगते हैं, पर आर्क अपने डीमन स्लैश का यूज करके उन्हें भी खत्म कर देता है। देवियों, क्या आप दोनों ठीक हैं? एक लड़की बताती है कि ये लॉरेन लराइया है, लुवर्ते फैमिली की, और वो उसकी अटेंडेंट रीटा है। इसके बाद वो उन्हें कपड़े पहनने को कहता है और खुद बैंडिट्स की बॉडी जलाने के बाद उनके सारे सामान को लूटने लगता है। कुछ समय के लिए तो इनसे खर्चा निकल ही जाएगा। वहीं जब वो सभी वापस जा रहे थे, लॉरेन आर्क को घूरती रहती है और बेचारा अंदर ही अंदर शर्मा रहा था। गिल्ड में पहुंचकर वो सभी प्रूफ्स देता है और लाइसेंस मांगता है। रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी सब कुछ ले भी आया। बॉडी को देखकर वो कहता है कि जब भी वो किसी मॉन्स्टर को मारे उसे रून स्टोन उसके बॉडी से निकाल लेना चाहिए क्योंकि इससे मैजिक आइटम्स और वेपन्स बन सकते हैं। जिसके बाद वो उसे मर्सनरी लाइसेंस दे देता है। पर किसी मिशन को चूज करने से पहले वो खाना खाने होटल में पहुंच जाता है जहां उसे बड़ा मजा आ रहा था। ये कोई गेम नहीं, मेरी रियलिटी है, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। पता नहीं मुझे कितनी सारी मैजिकल चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। वहीं ओवर पावर्ड स्किल्स होने के बावजूद भी वो अपनी सच्चाई छुपाना चाहता है क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो वो एक सिंपल सी क्वेस्ट लेता है जिसमें उसे एक छोटी बच्ची का गार्ड बनना होगा। आर्क उसके घर में पहुंच जाता है, पर उसे देखकर वो बेचारी घबरा जाती है। पर कुछ देर बात करने के बाद वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। आर्क देखता है कि वो लड़की कुछ ज्यादा ही जल्दी में है, तो मार्का बताती है कि उसने उसकी मॉम को नहीं बताया है कि वो यहाँ आई है क्योंकि कुछ साल पहले उसकी डैड की मौत हो गई थी और वो भी एक हर्बलिस्ट थे, तो वो इसीलिए हर्ब कलेक्ट करने आई है ताकि उसकी मॉम की मदद हो जाए। वो तो बस अपने मॉम को खुश देखना चाहती है क्योंकि उसके डैड के बाद उन्होंने ही उनका ख्याल रखा है। ये लड़की कितनी अच्छी है, इसकी उम्र में तो मैं बस गेम खेला करता था। हर्ब कलेक्ट करने के दौरान आर्क को एक छोटा सा फॉक्स दिखता है जिसे की चोट लगी थी। आर्क उसे अपने पास बुलाता है पर वो उसे काट लेता है, जिसके बाद जब वो उसे हील करता है वो खुशी के मारे उसका पेट बनना डिसाइड कर लेता है। जिसके बाद आर्क उसका नाम पोंटा रखता है। इसके बाद वो उस जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं जहां एक बड़े से गड्ढे में एक अकेला पेड़ है। वो लड़की उसके फ्लावर्स को कलेक्ट करना चाहती है, पर जब वो फुदकती फुदकती नीचे उतरती है, आर्क और पोंटा एक मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं। वो मॉन्स्टर मार्का के ऊपर हमला कर देता है, पर आर्क आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो उन पर पॉइजन ब्रेथ यूज करता है, पर आर्क फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके अटैक्स को देखकर आर्क समझ जाता है कि बेहतर यही होगा कि वो क्लोज रेंज में लड़े। पहले तो वो सिर्फ अपने क्लो से उस पर हमला कर रहा था, तभी अचानक से वो अपनी लंबी जीभ से उसके ऊपर हमला कर देता है। आर्क उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा था। ये सब देखकर मॉन्स्टर का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने अल्टीमेट मूव का यूज करता है। इस अटैक की वजह से उसकी रेंज में आए सभी जिंदा चीजें पत्थर में बदलने लगती हैं, पर आर्क अपनी होली शील्ड का यूज करता है जो कि किसी भी स्टेटस इफेक्ट को नलिफाई कर सकती है। पर इससे मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दो और हाथों का यूज
करके लड़ने लगता है। वो आर्क को पीछे ढकेलने लगा था, तो लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए आर्क जजमेंट अटैक का यूज करता है। वो टोड के नीचे एक मैजिक सर्कल बनाता है जिससे एक भयानक सी लाइटनिंग आती है और आर्क उस बड़े से मॉन्स्टर को एक ही हमले में हराने में कामयाब होता है। ये देख के मार्का एक्साइटेड हो जाती है और उसे लगता है कि वो नाइट कहीं का हीरो है और विलेजर्स को जब इसके बारे में पता लगेगा वो तो उसके लिए पार्टी रख देंगे। पर आर्क कहता है कि बेहतर यही होगा कि वो ये बातें किसी को ना बताए। तभी आर्क को उस मॉन्स्टर के ऊपर एक रिंग दिखती है, पर इससे पहले कि वो उसे चेक करता वो गायब हो जाती है। वो वापस जा ही रहे थे तभी उन्हें एक बड़ा सा बोर दिखता है जिसे वो मारने का डिसाइड करता है ताकि विलेजर्स के लिए मस्त खाना बन सके। वो बोर को लेकर विलेज में ले आता है और उनसे कहता है कि उसकी स्किन को वो मार्का को दे दें। मैजिक स्टोन्स वगैरह वो खुद रख सकते हैं और मीट को पूरे विलेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये सब सुन के तो विलेजर्स का वो हीरो ही बन जाता है। तभी वहाँ पर मार्का की मॉम आती है जो उसे गले लगाकर रोने लगती है। शाम को जब आर्क वहाँ से जा रहा था मार्का की छोटी बहन उसे एक ताज बना कर देती है। इसके बाद हम रात को कुछ नाइट्स को देखते हैं जो कि उसी तरह के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और उसे हराते हराते उन सब की हालत खराब हो जाती है। एक बंदा रिपोर्ट देता है कि 15 लोग मारे गए हैं और 23 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हैं। जिसके बाद वो उसे एक और मॉन्स्टर दिखाता है और बताता है कि इसे किसी ने सिर्फ एक ही अटैक से मार गिराया है। ये सुन के उसका सुपीरियर हैरान हो जाता है। वहीं रात को पोंटा के साथ आर्क डिनर कर रहा था और जब वो अपने रिवॉर्ड को देखता है वो सोचता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के अलावा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए वो कल से और भी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जिन्हें उसकी जरूरत होगी। अपने हृदय परिवर्तन के बाद अगले दिन वो डाकुओं को हंट करने का मिशन एक्सेप्ट करता है। वो एक केव के अंदर उन चोर डाकुओं का पीछा करता है। उन सभी की कुटाई करने के बाद उसे उनका खजाना मिलता है। साथ ही उसे 2 केज भी दिखते हैं जिनके आगे खाने की प्लेट रखी थी। ये देख के वो कंफ्यूज हो जाता है, पर जिन चीजों से उसका लेना देना नहीं वो उन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अपने खजाने के साथ जब वो केव से बाहर आता है एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं एक और बैंडिट तो नहीं, पर उसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी और स्पीड तो लगभग उससे मैच कर रही थी। तभी उसका चेहरा उसे दिख जाता है और उसे याद आता है कि उसने एक बार उसे शहर में देखा था। वो आर्क से एल्फ बच्चों को छोड़ने को कहती है। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बैंडिट जैसा लगता हूँ। तभी पोंटा बाहर आ जाता है और वो हैरान हो जाती है कि एक स्पिरिट बेस्ट एक बैंडिट के साथ क्या कर रहा है। एक स्पिरिट बेस्ट को उसके साथ देखकर वो मान जाती है कि वो एक बैंडिट नहीं है और उस पे हमला करने के लिए उससे माफी मांगती है। जिसके बाद आर्क के पूछने पर वो बताती है कि उसे खबर मिली थी कि यहाँ बैंडिट्स ने एल्व्स के बच्चों को पकड़ रखा है और वो उन्हें यहाँ बचाने आई थी। ये सुन के आर्क समझ जाता है कि वो केज उन्हीं बच्चों के लिए है। आर्क उसे बताता है कि अंदर कोई नहीं है और पूछता है कि वो आखिर एल्व्स के साथ क्या करने वाले थे। वो लड़की बताती है कि एल्व्स बहुत ही महंगे दामों में बिकती है स्लेव्स के तौर पर। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। आर्क उसे रोक के कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, पर वो लड़की कहती है कि ये एल्व्स की प्रॉब्लम है, उसे किसी ह्यूमन की मदद नहीं चाहिए। पर अब आर्क के अंदर का गेमर जाग चुका है और वो एल्व्स के क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। रात को वो अपने पोंटा के साथ ठूस रहा था और सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, उसे मैं ढूंढूंगा कैसे। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो अगले दिन अपने डायमेंशन मूव का यूज करके एल्व्स के फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। यहाँ उसे कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। एक बैंडिट्स का झुंड कुछ एल्व्स के बच्चों को किडनैप कर रहा था और उनका लीडर एक चूजा उडोलन है। वो एक एल्फ के पास जाकर कहता है मेरे सामने भीख मांगो, तब शायद मैं तुम लोगों को जाने दूं। वो लड़की ऐसा ही करती है, लेकिन फिर भी वो उसके पैर में तलवार घुसा देता है। इन लड़कियों को हमें अभी बेचना है। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, जाके इन्हें कार्ट में रखो। तुम चिलगोजों के बॉस मेरे डैड हैं, याद रखो। आर्क ये सारी चीजें दूर से देख रहा था। वो उनकी मदद करने के लिए आगे आ ही रहा था, पर तभी वो लड़की फिर से आ जाती है और उन छोकरों को मारने लगती है। मिस्टर उडोलन, ये एक डार्क एल्फ है, ये बहुत महंगे दाम में जाएगी। एक बैंडिट उसके पास आने लगता है, पर वो उसका हाथ ही काट देती है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड का यूज करके बाकियों को भी मारना शुरू कर देती है। उसे देखकर एक बैंडिट समझ जाता है कि वो एक एल्फ वॉरियर है। वो कुछ देर में ही आधे से ज्यादा बैंडिट्स को मार गिराती है। अभी उडोलन एक लड़की पर तलवार रखता है, अगर तुम हिली तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। जिसके बाद कुछ बैंडिट्स उसके पास आ जाते हैं और वो बेचारी बस रो सकती थी जब वो सभी उसे मोलेस्ट करने के लिए आगे आते हैं। पर तभी आर्क अपने डायमेंशन मूव का यूज करके बाहर आ जाता है और उस चूजे को घूसा मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो एल्फ बाकी के बैंडिट्स को भी मार गिराती है। वो बच्चों को फ्री करने जाती है, पर उस दरवाजे में ताला लगा हुआ था। आर्क उसकी मदद करने आता है, पर ये जलील औरत फिर से कहती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अबे ओ गवार जनानी, तेरी अकड़ से ज्यादा इन बच्चों की जान जरूरत है। और वो अपने हाथों से ही उस लॉक को तोड़ देता है, पर बच्चे उसको देखकर डर के मारे पीछे
पीछे चले जाते हैं। तभी वो एल्फ आगे आती है और सभी बच्चे उससे चिपक जाते हैं। तभी एल्फ देखती है कि उन बच्चों के गले में माना ईटर कॉलर लगा हुआ है। इससे वो एल्फ्स का स्पेशल स्पिरिट मैजिक सील कर देते हैं और यही वजह है कि ये बच्चे भाग नहीं पाए, पर वो इस कॉलर को नहीं निकाल सकती। तभी आर्क अपने एंटी कर्स स्पेल का यूज करता है और उस बच्ची से कॉलर हटा देता है, यहाँ तक कि वो उसे हील भी कर देता है। ये देख के वो शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि किसी नॉर्मल नाइट के पास इतनी सारी स्किल्स नहीं हो सकती। जब वो ये सोचने में बिजी थी, आर्क सभी लड़कियों को फ्री कर देता है और वो अब उसके साथ घुल मिल गई है। इसके बाद वो एक बर्ड को समन करती है जिसका नाम विस्परिंग फाउल है। वो उसे मैसेज देती है कि उसने बच्चों को छुड़ा दिया है, तो यहाँ कोई आकर उन सभी को ले जाए। ये एक ऐसी बर्ड है जो कि मैसेंजर की तरह काम कर सकती है और इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है। थोड़े समय बाद उन बच्चों को लेने के लिए कुछ एल्फ्स वहाँ पहुंच जाते हैं और वो प्याले प्याले बच्चे आर्क को थैंक्स बोल के वहाँ से चले जाते हैं। एल्फ उससे पूछती है, तुमने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया जो कि लेजेंडरी क्लास का है, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ मैंगो मैन, आम आदमी, और ये मेरा साथी पोंटा है। जिसके बाद वो एल्फ भी अपना नाम आर्यन बताती है और उसकी और बच्चों की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी उसके पास एक और वॉइसमेल बर्ड आता है और उसको बोलता हुआ देखकर आर्क शॉक हो जाता है। ये मैसेज एक और एल्फ ने भेजा है कि उसने किडनैप्ड बच्चों की लोकेशन ढूंढ ली है और उसने उसे अपने पास बुलाया है ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ काम कर सके। थोड़ा सोचने के बाद वो आर्क से पूछती है कि क्या वो एक मर्सनरी की तरह उसे हायर कर सकती है। उसने एल्फ के अलावा कभी किसी पे भरोसा नहीं किया, ये पहली बार है कि वो किसी को मौका दे रही है। आर्क तुरंत ही उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे आर्क अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उसे लाइडल नाम के रिवर के पास लेकर आता है जो कि उस टाउन के पास में ही था। आर्यन हैरान हो जाती है कि उसने बिना इनकांटेशन के टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज किया, जिसके कुछ देर बाद वो डियांटो नाम के शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें आर्यन के एक और साथी से मिलना है जिसका नाम डंका है। आर्क सोचता है कि अगर ये इतनी सुंदर है तो डांका कितनी सुंदर होगी। तभी वहाँ पर डांका आ जाता है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। आर्यन डांका से आर्क को इंट्रोड्यूस करती है और वो बाकी की डिस्कशन के लिए एक होटल में जाते हैं, पर आर्क यहाँ खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि वो उन्हें अपना कंकाल नहीं दिखाना चाहता था। वहीं डांका आर्क पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर जब उसे पोंटा दिखता है तब जाकर वो उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगता है। वो बताता है कि उसने बच्चों की लोकेशन ढूंढ ली है और उन्हें अपना प्लान रात को एक्सिक्यूट करना होगा जब वहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे। तभी आर्क कहता है कि वो 1 घंटे के लिए यहाँ से जा रहा है, जिसके बाद वो पोंटा के साथ वहाँ से चला जाता है जो कि असल में चुपके से पैसे लेकर खाना खाने गया था क्योंकि वो उनके सामने तो खा ही नहीं सकता। इसके बाद रात को वो सभी एल्फ्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं लगता कि एक निंजा उनका पीछा कर रहा है। उन्हें दरवाजे के पास कुछ गार्ड्स दिखते हैं तो आर्यन आर्क से कहती है कि वो उन्हें विंडो के पास टेलीपोर्ट कर दे और वो थोड़ा दूर चलने को कहती है ताकि मैजिक की लाइट की वजह से वो सभी अलर्ट ना हो जाएं। पर आर्क उन्हें उसके ऊपर हाथ रखने को कहता है और वो डायमेंशन मूव से उन सभी को खिड़की के पास ले आता है। ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। आगे आर्यन विंडो से घुसने का ट्राई करती है पर कमर मोटी होने की वजह से वो फंस जाती है, पर जोर जबरदस्ती कर कर वो अंदर पहुंची जाती है। तभी आर्क डांका के साथ डायमेंशन मूव से अंदर आ जाता है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ये भी एक ऑप्शन है। अरे फिक्र मत करो, हमने कुछ नहीं देखा। वो अंदर एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ की कुछ लोग मरे पड़े थे। उनकी बॉडीज को देखकर उन्हें पता लग जाता है कि इनकी मौत हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसका मतलब वो अकेले नहीं है। तो आर्क कहता है कि उन सभी को अलग हो जाना चाहिए। आर्क डायमेंशन मूव का यूज करके इधर उधर भटकने लगता है और जब वो एक और रूम के अंदर जाता है वहाँ भी कुछ लोग मरे पड़े थे। तभी आर्क पर वही निंजा अटैक कर देती है जिसे कि वो डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो निंजा उसके सामने आकर उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करना शुरू कर देती है, पर वो आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। आर्क एक निंजा को देख के थोड़ा हैरान था और जब वो उसके कैट ईयर्स और पूंछ को देखता है उसको तो लगता है उसकी किस्मत चमक गई। वो हैरान हो जाती है कि आर्क निंजास के बारे में जानता है। तभी उसे पोंटा दिखाई देता है, जिसके बाद वो माफी मांगती है कि उसने एक ऐसे इंसान पर हमला किया जिसके पास एक स्पिरिट बीस्ट है। तुम जरूर यहाँ एल्फ्स को छुड़ाने आए हो, है ना? क्या तुम भी इसीलिए आई हो? नहीं, यहाँ मैं कुछ ढूंढने आई थी पर वो मिला नहीं। तुम्हें वो एल्फ्स अंडरग्राउंड जेल में बंद मिलेंगे। वो आर्क को एक डॉक्यूमेंट देती है और पोंटा को कुछ खाने को। जाते वक्त वो बताती है कि 2 एल्फ्स लॉर्ड के पैलेस में भी हैं। आर्क उस डॉक्यूमेंट को खोल कर देखता है जो कि एल्फ्स को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये आर्यन और डांका को भी दिखाता है और उन्हें पता चलता है कि इस
चीज में डिएंटो का लॉर्ड भी शामिल है। जिसके बाद आर्क उन्हें एल्व्स की लोकेशन के बारे में बताता है। वो उससे पूछते हैं कि उसे ये कैसे पता चला। आर्क फालतू के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, तो वो कहता है कि उसने कुछ गुंडों को पकड़ा था जिसने उसे सब कुछ बता दिया। तभी कुछ बैंडिट्स वहां पहुंच जाते हैं। तभी आर्यन अपने स्पेशल मूव फायर ब्लेड का यूज करती है और अकेले ही उन सभी बैंडिट्स को हरा देती है। इसके बाद वो सभी उन लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो लोहे के बार्स को ऐसे मोड़ता है जैसे कि वो फोम के बने हो। जिसके बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से उन सभी को वहां से बाहर निकाल देता है। आर्क उन सभी के माना ईटर कॉलर्स को निकाल देता है, जो देखकर वो सभी काफी इमोशनल होकर उसका शुक्रिया अदा करती हैं। अब डांका फाइनली आग के ऊपर भरोसा करता है और वो बाकी के 2 एल्व्स को रेस्क्यू करने का काम उन दोनों पर छोड़ देता है और वो खुद उन सभी बच्चों को वापस विलेज लेकर जाएगा। लॉर्ड का मैंशन उनके सामने ही था, तो आर्क डायमेंशन मूव का यूज करके आर्यन के साथ वहां जाने लगता है। इसके बाद हम ट्राइटन को देखते हैं, जिसने कि 2 एल्व्स को पकड़ा हुआ था। वो उडलोन से कहता है, मेरे बच्चे, तुम बिना मेरी परमिशन के एल्फ हंटर्स के साथ गए, ऊपर से फेल हो गए। तुम्हें पता नहीं है क्या इन्हें कैसे हैंडल किया जाता है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आर्यन उसे सबसे ऊंची जगह पर ले जाने को कहती है, क्योंकि लॉर्ड का कमरा जरूर वहीं पर होगा। पर वहां पहुंचते ही उनके सामने गार्ड्स होते हैं जो कि उन्हें सरेंडर करने को कहते हैं। आर्क अपने वाइब्रेंट स्लैश का यूज करके वहां का एक बड़ा सा घंटा तोड़ देता है और इतने शोर शराबे की वजह से उनका चुप कर जाने का प्लान तो बर्बादी हो गया था। सभी गार्ड्स हड़बड़ाहट में उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर आर्क एक स्टैचू बनकर उनकी आंखों के सामने ही छुप जाता है। ट्राइटन का सर्वेंट उसे वार्न करने आता है, पर तभी उसके पीछे धमाका होता है और वहां आर्क और आर्यन पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के उडलोन डर जाता है और वहां से भागने लगता है। ट्राइटन गाली देता हुआ उन्हें यहाँ से निकलने को कहता है। तभी आर्यन उसके घुटनों पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है और आर्क उडलोन के पास जाता है। उसे देख के उसकी इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। आर्क के हाथ से दीवार में एक छेद हो जाता है जहाँ की एक हिडन रूम था। ये देखकर आर्क आर्यन को बुलाता है, जो कि ट्राइटन के पिछवाड़े पर लात मार रही थी। कुछ भी नहीं, कार्यक्रम जारी रखो। और वो अपना लात मारना जारी रखती है। जिसके बाद वो बाकी के एल्व्स को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा जो मन करता है करो इसके साथ। अपने लॉर्ड को बचाने के लिए वहां पर कुछ गार्ड्स पहुंच जाते हैं, तो आर्क आर्यन से कहता है कि वो उन्हें ठिकाने लगाए। तब तक वो इस हिडन रूम को चेक करेगा। वो अपनी फ्लेम स्वॉर्ड का यूज करके सभी सोल्जर्स को हरा देती है और एल्व से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद वो हिडन रूम में जाती है, जहाँ की आर्क थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो गोल्ड्स को कलेक्ट कर रहा था और इससे पहले कि वो कहती कि पैसे चुराना बुरी बात है, आर्क के पास उसके ऊपर कन्विंस करने का एक प्लान था। ये बहुत सारे पैसे हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए, और अगर ये पैसे उनके पास बचे रहे तो ह्यूमंस इसका बहुत बुरा इस्तेमाल करेंगे। आर्यन उसकी बातों में आ जाती है और यहाँ तक कि उसकी तारीफ भी करती है। तभी पूरे मैंशन के चारों तरफ कई धमाके होते हैं और आर्क आर्यन के साथ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, पर उन दोनों में से किसी ने भी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, तो उसे लगता है कि इसके पीछे जरूर उस निंजा का ही हाथ होगा। आर्यन के साथ उसकी डील पूरी हो जाती है, तो वो उसे पैसे ऑफर करती है, पर तभी वो देखती है कि जो उसने पैसे चुराए हैं उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्क तो एक सोने का सिक्का भी नहीं छोड़ने वाला था। आगे आर्यन कहती है कि अगर उसका कोई प्लान नहीं है तो क्या वो उसके साथ एल्फ लैंड में जाना चाहेगा, क्योंकि अभी भी काफी सारे एल्व्स ह्यूमन की वजह से सफर कर रहे हैं और वो उन्हें बचाने में उनकी मदद कर सकता है। ये सुन के वो खुश हो जाता है। अरे बाप रे, लैंड ऑफ एल्व्स, उधर तो फैंटेसी वाली फील आएगी पूरी। पर वो अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करता। क्या वो मेरे जैसे आउटसाइडर को आने देंगे? आर्यन कहती है कि उन्हें एक एल्डर से परमिशन लेनी होगी। आर्क कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना फेस नहीं दिखा सकता। आर्यन कहती है कि एल्डर से मिलते वक्त फेस तो दिखाना ही पड़ेगा। क्या इसके पीछे कोई वजह है? अगर मैंने तुम्हें अपना थोपड़ा दिखाया तो तुम मुझे मारने लगोगी। अगर मैं ऐसा ना करूं तब तुम दिखाओगे। जिसके बाद वो अपना हेलमेट उतार देता है। उसके पूछने पर वो बताता है कि वो इस दुनिया में जब उठा उसका चेहरा ऐसा हो गया था। ये शायद किसी तरह का कर्स है। तुमने मेरी मदद करी, तुम होली मैजिक भी यूज कर सकते हो और तुम्हारे पास स्पिरिट बीस्ट भी है। तुम एक कैंडिडेट तो नहीं हो सकते, और क्योंकि तुमने मेरी मदद की है तुम्हारा सीक्रेट एल्व्स के साथ सेफ रहेगा और शायद एल्डर तुम्हारे इस कर्स के बारे में कुछ बता सके। जिसके बाद वो एक दूसरे को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं और आर्क को यकीन नहीं होता कि वो उस कर्स को तोड़ने निकलेगा जो कि खुद उसने अपने गेम कैरेक्टर के लिए चुना था। जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो एक घने फॉरेस्ट से जा रहे थे जहां आर्क डायमेंशन मूव का यूज करके आगे का एरिया देखना चाहता है, पर वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वो शाम को वहीं पर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं और आर्यन बर्ड से सभी को मैसेज भिजवाती है कि वो एक गेस्ट के साथ वापस आ रही है। रात को अभी भी उसे भूख लगी थी, तो आर्क कुछ और चीजें हंट करने जाता है, पर जब वो वापस आता है वो हमेशा सीरियस रहने वाली एल्फ को पोंटा के साथ कुची कुची करता हुआ देखता है और उसे चिढ़ाने लगता है। इस
इसके बाद हम ऑलफ देखते हैं जो कि रोडन किंगडम का कैपिटल है, जहाँ किंग, फर्स्ट प्रिंस सेक्ट, सेकंड प्रिंस डाकरेस और सेकंड प्रिंसेस यूरियाना बैठी हैं। वो डिएंटो के लॉर्ड की डेथ के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ सेक्ट का मानना है कि डिएंटो एल्व्स को ट्रेड कर रहा था, पर डाकरेस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ रूमर्स के बेस्ड पर इस किंगडम की नोबिलिटी पर शक नहीं कर सकते। किंग कहता है कि डाकरेस सही कह रहा है, वो बिना सबूत के किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, पर इस बात की इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। लेकिन ये बात डाकरेस को पसंद नहीं आती। मीटिंग खत्म होने के बाद यूरियाना टेंशन में है, क्योंकि उसे लगता है कि डाकरेस एल्फ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्ड है और वो लिम्बल्ट में जाकर एल्फ्स के साथ एक मीटिंग करना चाहती है। दूसरी तरफ आर्क और आर्यन एल्फलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां की एक बड़ा सा दरवाजा देखकर आर्क इम्प्रेस हो जाता है। आर्यन दरवाजा खोलने को कहती है और वो उस बड़े से दरवाजे को खुलता हुआ देखकर आर्क को पूरी फैंटेसी वाली फील आती है। आर्यन उसे यहीं पर रुकने को कहती है और वो अंदर एल्डर से परमिशन लेने जाती है। आर्क बाहर के एरिया को देखने लगता है और सोच रहा होता है कि एल्व्स काफी सालों तक जीते हैं, तो ये जगह बहुत पुरानी होगी। आर्यन परमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा रही थी, तो वो पोंटा के साथ खेलने लगता है और ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद वो एक्सरसाइज भी करता है, यहाँ तक कि वो थोड़ी देर के लिए निन्नी भी ले लेता है। पर आखिरकार वो परमिशन लेकर आ जाती है और उसे अंदर बुलाती है। आर्क को लगता है कि एल्व्स की सिटी तो एक फार्मिंग लैंड जैसी लग रही है। सिटी के सेंटर में एक बड़ी सी ट्री है, जो कि घर के साथ साथ ऑफिस है टाउन के एल्डर का। आर्यन आर्क को एल्डर डेलियन और उसकी वाइफ ग्लेनिस के पास लेकर जाती है, जो कि तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं और अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब जाकर उसे पता लगता है कि आर्यन एल्डर की बेटी है। ग्लेनिस कहती है कि वो इस साल 170 साल की हो गई, जबकि असल में उसकी उम्र 245 है। ये सुन के आर्क को शौक लगता है, तो एल्फ सच में इतना लंबा जीते हैं। डेलियन आर्क का शुक्रिया अदा करता है एल्फ्स की मदद करने के लिए, जिसके बाद वो अपनी बेटी से पूछता है कि जब उनका मिशन सिर्फ एल्फ्स को रेस्क्यू करना था, तो उसने एक नोबल के घर पर हमला क्यों किया। वो उसे ढंग से जवाब नहीं दे पाती, तो आर्क को बीच में आना पड़ता है, जिसके बाद वो चाय पर चर्चा करते हुए उन दोनों को सारी डिटेल्स दे देता है। डेलियन कहता है कि मुझे ये सारी चीजें एल्डर्स की जनरल मीटिंग में सभी को समझाना होगा। तभी ग्लेनिस वहां खाना लेकर पहुंच जाती है। आर्क टेंशन में चला जाता है कि वो भला खाना कैसे खाए, पर डेलियन कहता है कि इस बारे में उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लेनिस और उसे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता है, जिसके बाद वो हेलमेट उतार कर ठूसना शुरू कर देता है। अगले दिन वो एक पिलपिले बेड में उठता है, वो भी अपने आर्मर के बिना, और पोंटा उसकी खाली छाती में सो रही है। बाहर आने के बाद ग्लेनिस से उसे पता लगता है कि डेलियन और आर्यन एल्डर्स की मीटिंग के लिए वहां से पहले ही निकल चुके हैं। उनके घर के पीछे ही एक ट्रांसपोर्ट सर्कल है, जिससे वो एल्वन की कैपिटल सिटी में जा सकते हैं। वो एक बड़ा सा कटा हुआ पेड़ है, जिसके साइड में एक मैजिकल क्रिस्टल है, और वहाँ काफी सारे एल्व्स को मंत्रों को पढ़ना पड़ता है ताकि टेलीपोर्टेशन काम कर सके। वो दोनों कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसमें की चहल पहल बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम उन सभी की मीटिंग देखते हैं, जहाँ हेड एल्डर के पूछने पर डेलियन सारी चीजें बता देता है। सच्चाई जानने के बाद ये सुन के उन्हें लगता है कि ये वजह जस्टिफाइबल है ह्यूमंस के साथ फिर से वॉर करने के लिए, जैसे कि उन्होंने 600 साल पहले किया था। पर किसी भी ह्यूमन को उस वॉर की याद है ही नहीं, क्योंकि जो चीज एल्व्स के लिए सिर्फ एक जनरेशन पहले हुई थी, वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। उस वॉर के बाद उन्होंने एक पैक्ट बनाया था कि वो एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, और अब ह्यूमंस ने उस ट्रीटी को तोड़ दिया है, पर वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। वहीं दूसरी तरफ आर्यन की अम्मा आर्क को अपने साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने को कहती है, और वो दोनों एक बड़े से फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां ग्लेनिस उसे बताती है कि उसी ने आर्यन को तलवारबाजी सिखाई है। जिसके बाद उन दोनों का स्पारिंग मैच शुरू हो जाता है, लेकिन ग्लेनिस बहुत तेज थी और वो उसे नीचे गिरा देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, पर तुम्हारा रिएक्शन स्पीड अभी भी बच्चों वाला है। और आर्क सोचने लगता है कि अगर मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ तो मुझे तलवारबाजी सीखनी ही होगी, और मेरी किस्मत कमाल की है कि मुझे एक एक्सपर्ट सिखा रहा है। जिसके बाद वो ग्लेनिस के साथ प्रैक्टिस करना जारी रखता है, लेकिन ग्लेनिस उसे बार बार बड़ी आसानी से पीटती रहती है। वहीं मीटिंग से बाहर आने के बाद आर्यन अपने पिता से माफी मांगती है, क्योंकि उसके एक्शन की वजह से उनकी सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पर डेलियन कहता है कि वो बस अपने लोगों की मदद कर रही थी, तुम्हें अपना काम जारी रखना चाहिए। इसके बाद आर्यन को पता लगता है कि उसकी लड़ाई की भूखी बहन एविन शादी करने वाली है, और वो उसे शादी के जोड़े में तो इमेजिन भी नहीं कर पाती। तभी वहाँ एविन पहुंच जाती है और वो उसे टैकल कर कर नीचे गिरा देती है और उसे हक करने लगती है, और अपने बाप को तो पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। और ये सब देखकर उसका फादर वहां से चला जाता है। आगे इवेन उससे कहती है कि वो उस पर बहुत प्राउड फील करती है, क्योंकि उसने कई एल्व्स की जान बचाई है। लेकिन ये सब सुन के उसे ज्यादा बेहतर महसूस नहीं होता, क्योंकि एविन एल्व्स की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स में से एक थी, और उसके मुकाबले तो वो
कुछ भी नहीं है। तो आर्यन उससे उसकी शादी के बारे में पूछती है। एविन बताती है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो बड़ा ही अजीब और ऑनेस्ट है, और वो उससे पूछती है कि क्या उसे कोई लड़का पसंद है। आर्यन कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है और आर्क के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। तो एविन उससे कहती है कि अगर तुम किसी से शादी करना चाहती हो तो वो तुमसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ आर्क और ग्लेनिस की लड़ाई चली रही है। वो डायमेंशन मूव का यूज करता है, लेकिन ग्लेनिस की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और वो फिर भी उसे नीचे गिरा देती है। और अब क्योंकि शाम हो गई थी, ग्लेनिस खाना बनाने के लिए वहां से जाने लगती है, जिसके बाद आर्क नहाने पहुंच जाता है और वो साथ में पोंटा को भी नहला रहा था। और यहाँ पर आने के बाद पहली बार वो नहाया है, जहाँ उसकी एक एक हड्डी को आराम मिल रहा है। जब वो अपने नहाने को एंजॉय कर रहा था, तभी आर्यन घर पहुंच जाती है और वो बिना चेक किए बाथ में आ जाती है। वो एक स्केलेटन को देखकर डर जाती है। आर्क उससे कहता है कि ये मैं हूँ आर्क, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला कर देती है। डिनर टेबल पे उस घटना की वजह से दोनों ही काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। तभी वहाँ डेलियन आता है और आर्क को बताने लगता है कि एल्डर्स की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था। वो आर्क को हायर करना चाहते हैं ताकि वो आर्यन के साथ काम करके एल्व्स को रेस्क्यू कर सके, और क्योंकि वो इतने अमीर बंदे को ज्यादा पैसे नहीं दे सकते तो वो उसके साथ कीमती इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जो कि उसके कर्ज से रिलेटेड होगी। वो उसे लॉर्ड क्राउन के पास एक स्प्रिंग के बारे में बताता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी तरह के कर्ज को तोड़ सकता है। आर्क उससे पूछता है कि लॉर्ड क्राउन क्या है। डेलियन बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन्स हैं, पर ग्रेटेस्ट ड्रैगन लॉर्ड है, और लॉर्ड क्राउन एक रेयर टाइप का ग्रेट ट्री है जो कि वहां उगता है जहां ड्रैगन लॉर्ड अपना घर बनाता है। उसके पास बहुत ही सारी स्पिरिट्स रहती हैं, जिसकी वजह से उस पेड़ के पत्तों और फलों में मिराकुलस एबिलिटीज आ जाती हैं। पर वो जगह भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी ने स्पिरिट को ऑफेंड कर दिया तो उन्हें ड्रैगन लॉर्ड का गुस्सा झेलना होगा। आर्क पूछता है कि क्या वहां से जिंदा वापस आना मुमकिन भी है। आर्यन बताती है कि ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक है, पर अगर एल्व्स परमिशन लेकर जाएं तो पॉसिबल है। बाप रे, ये कर्ज वाली चीज तो मैंने अपने कैरेक्टर के बस बैकग्राउंड के लिए बनाई थी, पर लगता है ये तो पूरी कहानी बन गई। जिसके बाद डेलियन उससे पूछता है क्या वो एल्व्स की और मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो खाना ठूस कर बेड पर लेटा हुआ था और सोच में पड़ जाता है कि क्या ये बॉडी सच में कर्स्ड है। मेरे पास तो एंटी कर्स स्पेल है। तो वो काफी सोचने के बाद अपने ही हाथ पर एंटी कर्स स्पेल का यूज करता है और वो स्पेल सच में काम कर जाता है। ये देखकर वो जोर से चिल्ला उठता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर से हड्डियां ही बन जाता है। ऐसा आर्क कई बार ट्राई करता है, पर हर बार उसका रिजल्ट सेम ही आता है। अगले दिन आर्क और आर्यन ओलिव के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वहीं पर जाकर उन्हें वो लोग मिलेंगे जिनका नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड था, जो कि एल्फ को खरीदने और बेचने में इन्वॉल्व्ड हैं। वहीं आर्क को पता लग चुका है कि उसकी बॉडी का ये हाल कर्स की वजह से है, पर किसी वजह से इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा है क्यों। चलते चलते वो फॉरेस्ट के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ की एक बड़ी सी रिवर है, पर तभी वहां पर कई सारे बड़े बड़े बग्स आ जाते हैं जो कि आर्क पर हमला कर देते हैं और वो हड्डियों का ढांचा डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, जिसके पीछे आर्यन भी निकल लेती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचते हैं, जहां आर्यन उससे पूछती है तुम्हें बग से डर लगता है। हाँ, अगर बग्स इतने ज्यादा बड़े हो तो बहुत लगता है। आगे आर्यन उसे बताती है कि लोग कैरेज के जरिए ओलिव तक जाते हैं, लेकिन वहां तक जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें फॉरेस्ट से जाना चाहिए। तभी एक औरत वहां पर आती है और उनसे कहती है कि जंगल से जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें शायद हॉन्टेड वुल्व्स कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों में वो 10 लोगों पर हमला कर चुके हैं। आर्यन उनका नाम सुनकर हैरान हो जाती है और ये सब सुनने के बाद भी आर्यन उसी फॉरेस्ट से जाना चाहती है। इसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट से निकल जाते हैं और आर्क देखता है कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रखी है। आर्यन बताती है कि हॉन्टेड वुल्व्स की पूंछ पर लगे बाल दुल्हनों के लिए कपड़े बनाने के काम आते हैं और एल्व्स में माना जाता है कि एक दुल्हन के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। तो क्या तुम अपनी बहन को ये गिफ्ट करना चाहती हो? नहीं, हमारे पास इन सब का टाइम नहीं है, भूल जाओ जो भी मैंने कहा। तभी वहां पर कुछ हॉन्टेड वुल्व्स पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक वुल्फ को आर्क काट देता है, पर वो असल में एक इल्यूजन था। तभी एक वुल्फ उसके हाथ पर काटता है और उसे याद आता है कि हॉन्टेड वुल्व्स तो एक लूपन टाइप के मॉन्स्टर हैं जो कि झुंड में हमला करते हैं और तरह तरह के इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वो बहुत सारे वुल्फ से लड़ता लड़ता परेशान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर तो उनमें से इल्यूजन ही निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी अपने मैजिक का यूज
यूज करके उनके ऊपर हमला करती है। वो पहले फायर मैजिक का यूज करती है, फिर अर्थ मैजिक का, और कुछ असली वुल्व्स को भी मार गिराती है। ये देख के आर्क उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वहीं उसका आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन वुल्फ के दांतों से उसके आर्मर पे स्क्रैच भी नहीं आता। तो क्योंकि वो आर्यन की तरह नहीं लड़ सकता, तो वो बॉस को हराने की सोचता है ताकि ये झगड़ा जल्दी खत्म हो जाए, जो कि एक ऊंची सी जगह पर चढ़ा हुआ है। आर्क डायमेंशन मूव का यूज करके उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन वो आर्क के अटैक को डॉज करके वहां से भागने लगता है। तभी आर्क उसके पैर पर भी उसी तरह की रिंग देखता है जो उसने उस लिजर्ड मॉन्स्टर पर देखी थी। तो वो एक थ्योरी टेस्ट करने के बारे में सोचता है। तो वो एक जगह खड़ा होकर बॉस को खुद पर हमला करने देता है। जैसे ही बॉस ऐसा करता है, आर्क फायर टैग से उसके ऊपर हमला करता है और अपनी तलवार को स्विंग करके सिर्फ उसकी रिंग को काट देता है। रिंग के टूटते ही वो बॉस अपने होश में आ जाता है और हाउल करके अपने सभी पंटरों को बुला के वहां से चला जाता है। आर्यन वहां आती है कि वहां हुआ क्या, और वहां पहुंचकर वो देखती है कि वो रिंग वहां से गायब हो गई। वो ये देखकर हैरान हो जाती है, पर आर्क समझ जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। उसे लगता है कि इस रिंग्स की वजह से मॉन्स्टर अपने एरिया से बाहर आकर कई जगह पर हमला कर रहे हैं। तभी आर्यन कहती है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है ताकि जिन वुल्व्स को उन्होंने मारा है वो उनकी पूंछ को इकट्ठा कर सके। आर्क आर्याना के फर निकालने का इंतजार कर रहा था। तभी पोंटा कुछ सेंस करता है और वहां से भाग जाता है। आर्क उसको यहीं रुकने को कहता है और वो पोंटा का पीछा करने लगता है। फॉरेस्ट के रास्ते से एक कैरेज बाहर जा रहा है और उसके अंदर यूरियाना है, जो कि एक राजनीतिक मिशन पर है ताकि वो किडनैपिंग्स के बारे में एल्व्स से बात कर सके। उसे यकीन है कि उसका बड़ा भाई टाकरस एल्व्स की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्ड है और ईस्टर्न होली एम्पायर भी उसका साथ दे रहा है। वहीं उसका सबसे बड़ा भाई सेक्ट कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है, जो राजा बनने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे वेस्टर्न एम्पायर सपोर्ट कर रहा है। तभी उसके कैरेज पर हमला हो जाता है, जहाँ की कुछ असासिन्स उसे मारने पहुंचे हैं। अंदर वो मेड उसे सेफ रख रही है, पर तभी वो कार्ट अचानक से रुक जाता है। उन्हें पता लगता है कि उनके सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं और अब वो असासिन से घिरे हुए हैं। एक असासिन दरवाजा खोलता है। मेड उसके ऊपर हमला करके प्रिंसेस को बचाना चाहती है, पर वो इस दौरान मारी जाती है। ये देखकर यूरियाना चिल्ला उठती है और जब वो अपनी मेड और अपनी पुरानी दोस्त को देखने जाती है, उसकी चेस्ट से वो अटैकर तलवार घुसा देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। उनके गार्ड्स में से एक सोल्जर इन सब चीजों में मिला हुआ था और वो असासिन से कहता है कि वो लाशों से सारी चीजें चुरा लें ताकि सभी को लगे कि किसी डाकुओं ने इनकी ये हालत की है। जब वो हंस रहे थे कि इस मिशन की वजह से वो अमीर हो जाएंगे, तभी पोंटा उस सोल्जर के मुंह पर कूदता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये टिंगू इतना गुस्से में क्यों है। तो वो डिसाइड करता है कि इसे मार ही देना चाहिए, पर आन वक्त पर वहां आर्क पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उसके हड्डियों के टूटने की आवाज उन सभी को सुनाई देती है। आर्क उसे दूर फेंक देता है और उन घायल लड़कियों को देखने जाता है। उन सभी को लगता है कि आर्क ने सब कुछ देख लिया है, तो वो उसके ऊपर फायर मैजिक से हमला करने लगते हैं, पर उसे तो उनके अटैक से गुदगुदी तक नहीं होती। आर्क सोचने लगता है कि अगर ये कोई गेम होता तो इन्हें पूरी तरह से हील करना या वापस जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर क्या इस दुनिया में ऐसा करना सही रहेगा। तभी वहां पर वो हॉन्टेड वुल्व्स आ जाते हैं और उन सभी असासिन्स को मारने लगते हैं। वुल्व्स का बॉस भी वहां पहुंच चुका है, जो कि ह्यूमन से अपना बदला लेना चाहता है और आर्क की मदद करना चाहता है। जिसके बाद आर्क उन सभी के साथ मिलकर बचे कुछ असासिन्स को भी मार गिराता है। इसके बाद वो वुल्व्स वहां से चले जाते हैं और अब क्योंकि वहां कोई भी नहीं था, आर्क एक सुपर हाई लेवल स्किल रीजनरेशन का यूज करता है, जिसकी मदद से वो प्रिंसेस को वापस से जिंदा कर देता है। जिसके बाद आर्क मेड के पास जाकर उसे भी रिवाइव कर देता है। इसके बाद वो सोल्जर्स के पास जाकर उन्हें रिवाइव करने लगता है, पर कुछ सोल्जर्स को डैमेज इतना ज्यादा हो गया था कि वो उन्हें रिवाइव नहीं कर पाता, तो वो बाकी के सोल्जर्स को रिवाइव करता है। इसी दौरान यूरियाना की आंख खुल जाती है और उसे आर्क को देखकर लगता है कि जैसे वो कोई एंजल हो। इसके बाद मेड उसे जगाती है और यूरियाना हैरान हो जाती है कि फरना अभी भी जिंदा थी, और वो ये भी देखकर हैरान थे कि कई सारे मरे हुए सोल्जर्स वापस से जिंदा हो चुके हैं। प्रिंसेस अपनी ड्रेस में खून लगा हुआ देखकर कहती है कि ये सपना तो नहीं हो सकता, हम सच में मारे गए थे, ये जरूर कोई मिरेकल है जो गॉड ने किया है। इसके बाद वो सभी सोल्जर्स को भाषण देने लगती है कि कुछ लोगों ने उन पर हमला करके उन्हें मार दिया था, पर गॉड ने हमें वापस से जिंदा किया है, तो हमें कुछ भी कर आगे बढ़ना ही होगा। और आर्क ये सारी चीजें दूर से देख रहा था। मुझे लगा था ये कोई नोबल होगी, ये तो रॉयल्टी निकली। इसके बाद आर्क आर्यन के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही ओलफ के लिए निकल जाते हैं। ओलफ पहुंचने पर वो देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटी सी लड़की से लड़ रहे थे, जो कि उन सभी पर उस पर एक साथ हमला करने को कहती है। आर्यन आर्क से उसकी मदद करने को कहता है, पर आर्क कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की आसानी से उन सभी को हरा देती है। जिसके बाद वो आर्क की तरफ देखती है और ये देखकर वो बेचारा नर्वस हो जाता है। लेडी आर्यन वो मुझे देख रही है। तभी वो कहती है,
मुझे खुशी है कि तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल गया। वो उससे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती है। आर्यन आर्क से पूछती है कि ये है कौन। ओह, मैं डिएंटो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। असल में यही है जिन्होंने एल्व्स की लोकेशन मुझे बताई थी और साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जिसके बाद वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम चियोमी है और मैं जिनशिन क्लैन के 6th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक हूँ। अपनी बाकी की बात पूरी करने के लिए वो सभी एक रूम बुक करते हैं। जिसके बाद वो एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और चियोमी आर्क से पूछती है कि उस रात उसने उसे एक निंजा क्यों कहा था, क्योंकि ऑब्वियसली तुम निंजा जैसे कपड़े पहनती हो। पर वो ये बात कह नहीं सकता था, तो वो कहता है कि उसकी कंट्री में जो स्पाइज इस तरह के कपड़े पहनते हैं उन्हें निंजा कहा जाता है। ये नेम सिर्फ हमारी ही कंट्री में जाना जाता है और ये एक सीक्रेट है। लगता है तुम उसी कंट्री से हो जहाँ से हमारे ग्रेट फाउंडर थे, जिन्होंने 600 साल पहले उनका हिडन विलेज बनाया था। तो आर्क सोच में पड़ जाता है कहीं 600 साल पहले भी कोई जापानीज बंदा तो नहीं आया था इधर। जिसके बाद चियोमी उनसे कहती है कि वो उनकी मदद चाहती है अपने कुछ साथियों को छुड़ाने में और पेमेंट के तौर पर वो उन लोगों की लोकेशन बता सकती है जिनका नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में था। आर्क उसकी मदद करना चाहता है पर उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही लेडी आर्यन के साथ हो चुका है। आर्यन उससे पूछती है कि क्या वो छोटी उम्र से ही अपने लोगों को बचाने में लगी है। हाँ, और मुझे इसीलिए ट्रेन किया गया है। आर्यन को वो बिल्कुल ही अपने जैसे लगती है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में आर्क उससे पूछता है कि उसका फाउंडर भी क्या एक बीस्ट पर्सन था, पर चियोमी कहती है कि वो किसी दूसरी कंट्री का ह्यूमन ही था और उनका नाम हांजो था, जो कि पहले तो एम्पायर के स्पाई की तरह काम कर रहे थे, पर जब उन्हें बीस्ट पीपल की सफरिंग दिखी तब उन्होंने जिनशिन क्लैन बनाया और कई सारे स्टूडेंट को एक निंजा बनने की ट्रेनिंग दी। हांजो नाम सुन के आर्क शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये तो पक्की बात है, उनका फाउंडर भी एक जापानीज बंदा था। उसे जलन होने लगती है कि कोई उससे पहले यहाँ पहुंच गया, ऊपर से अपनी लेगेसी भी छोड़ दी। ये सब कितना ऑसम है। इसके बाद वो कैपिटल के सबसे बड़े स्लेव मार्केट में पहुंचते हैं जिसका नाम मैटसाट मार्केट है। इसके बाद हम अंदर देखते हैं जहाँ की काफी सारे बीस्ट पीपल हैं और कईयों की जान जा चुकी है। चियोमी उनसे कहती है कि तुम दोनों जल्दी से हमला करके यहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर वो रुके तो उनके लिए खतरा हो जाएगा कि वो सभी लोगों को नहीं बचा पाएंगे, ना ही जितने लोग इस अटैक में साथ हैं वो सभी के सभी जिंदा वापस आ पाएंगे। आर्क समझ जाता है कि इस जगह पर हमला करना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। चियोमी उसके गेस को कंफर्म करती है और बताती है कि काफी सारे बीस्ट मैन अलग अलग जगह पर पहुंच चुके हैं और वो 4 स्लेव मार्केट्स पर एक साथ हमला करेंगे। सबका अटेंशन सबसे बड़ी मार्केट पर चला जाएगा तो बाकी मार्केट में फंसे लोगों को निकलने का चांस ज्यादा मिलेगा। आर्यन कहती है कि ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर चियोम पहले ही अपनी जान देने के लिए तैयार है और उसे यकीन है कि आर्यन और आर्क कम से कम साथियों की जान जाने देंगे। आर्क उसे बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन यूज कर सकता है और वो कहती है कि तुम तो स्पेस टाइम jutsu के मास्टर हो, बिल्कुल फाउंडर की तरह। ये सुनकर चियोमी को लगता है कि वो शायद अपने सभी साथियों को बचा पाएंगे और वो अपने बाकी के साथियों को इस बारे में बताने के लिए चली जाती है और कहती है कि वो रात को हमला करेंगे। इसके बाद रात को वो हमला करने के लिए निकल जाते हैं और आर्क ने एक मास्क पहना हुआ था। मैंने ये 13 गोल्ड कॉइन्स का खरीदा, मस्त है ना? मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर इसका रेट ज्यादा से ज्यादा 1 सिल्वर कॉइन है। ये सुन के बेचारा आर्क शॉक हो जाता है। जरा ध्यान से देखो, ये कितना इंप्रेसिव है ना पोंटा? लेकिन पोंटा का भी मुंह अजीब सा बना हुआ है। जिसके बाद वहाँ चियोमी भी अपने साथी के साथ पहुंच जाती है जिसका नाम गोईमोन है। तभी गोईमोन आर्क के पास आता है और दोनों में कुश्ती से छिड़ जाती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं, पर तभी वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि इसी तरह तो मर्दों की दोस्ती होती है और वो एक दूसरे की ताकत की तारीफ करने लगते हैं। आधी रात हो जाती है और उनके हमले का समय हो चुका है। आर्यन और चियोमी पीछे से हमला करेंगे, वहीं आर्क और गोईमोन सामने से, ताकि सारी की सारी अटेंशन उनके ऊपर आ जाए। वो दोनों बड़े से गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। गार्ड्स उन्हें वहीं रुकने को कहते हैं, पर जैसे ही वो पास पहुंचते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जितना शोर शराबा हो सके उतना मचाएंगे। गोईमोन अपने एक jutsu का यूज करता है और दौड़ता हुआ उस बड़े से गेट को तोड़ देता है। जिसके बाद वो सभी गार्ड्स उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर इनके सामने तो वो मच्छर के बराबर थे। गोईमोन अपनी बॉडी को स्टील जितना मजबूत बना लेता है जिससे उनकी तलवारें भी टूट जाती हैं। जिसके बाद आर्क भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रॉक शॉट मैजिक का यूज करने लगता है और अजीबोगरीब तरीके से हंसने लगता है जिससे सोल्जर्स की फटने लगती है। तभी गोईमोन एक और निंजुत्सु का यूज करता है और रॉक स्पेयर स्ट्राइक का यूज करता है जिससे जमीन में से पत्थरों के स्पेयर बाहर आने लगते हैं। लेकिन आर्क भी कम्पिटिटिव था और वो उससे बेहतर करना चाहता है तो वो भी अपने रॉक फैंग मैजिक का यूज करता है जिससे जमीन में से बड़े बड़े रॉक स्पेयर्स बाहर आने लगते हैं। पर इसकी वजह से गोईमोन का निंजुत्सु भी बूस्ट हो जाता है और चारों तरफ वही स्पेयर्स बाहर आने लगते हैं और वो दोनों अपने ही फैलाए रायते में डूबने लगते हैं। दूसरी तरफ चियोमी और आर्यन पीछे की गेट से अंदर जाने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें दरवाजा लॉक मिलता है, पर चियोमी अपनी लॉक पिकिंग स्किल्स का यूज करके उसे
खोल देती है। अंदर जाने पर उनका सामना कुछ गार्ड से होता है, पर चियोमी अपने निंजुत्सु का यूज करके वाटर वुल्फ से उन्हें हरा देती है। तभी वहाँ और भी ज्यादा गार्ड्स पहुंच जाते हैं और इस बार लड़ने की आर्यन की बारी थी और वो फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को मार गिराती है। वो सभी गार्ड्स को हराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और जेल के पास पहुंचते हैं। चियोमी सभी कैदियों से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उनके सेल्स को खोलने लगती है और उनसे कहती है कि जो लोग भी लड़ सकते हैं वो सोल्जर्स के वेपन उठा लें। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स पहुंच जाते हैं, पर आर्यन उन्हें भी ठिकाने लगा देती है। दूसरी तरफ आर्क मलबे से बाहर निकलता है। सर गोइमोन आप कहाँ हैं? तभी गोइमोन भी बाहर आ जाता है। मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। तभी वो दोनों लड़कियां भी वहाँ से बाहर आ जाती हैं और बताती है कि सभी फ्रीड बीस्टमैन हॉल में खड़े हैं और अब सिर्फ एक ही बिल्डिंग बची है और गोइमोन पीछे रहने का डिसाइड करता है ताकि अगर और सोल्जर्स आए तो वो उन्हें रोक सके। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में कई सोल्जर्स उनके सामने आते हैं, पर वो तीनों उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और कई सारे सेल्स को अनलॉक करके सभी प्रिजनर्स को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद चियोमी जब एक जेल के पास जाती है, वहाँ से काफी बुरी स्मेल आ रही थी और जब वो अंदर जाकर कपड़ा हटाती है, वहाँ मरे हुए बीस्टमैन की लाशें सड़ रही थी। तो बाकी के बीस्टमैन उन्हें बताते हैं कि जो लोग घायल थे या फिर जिन्हें बेचा नहीं जा सकता था उन्हें उन लोगों ने मार दिया। वहीं दूसरी तरफ बाहर और सोल्जर्स आ चुके हैं जिन्हें गोएमोन रोक रहा है। आर्क अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके सभी बीस्टमैन को वहां से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो गोएमोन की मदद करने जाता है जहां की वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। जिसके बाद आर्क और गोएमोन फिर से उसी अटैक को कंबाइन करते हैं और वो पूरा इलाका तबाह कर देते हैं। इसके बाद आर्क उन बीस्ट पीपल की लाशों को भी बाहर ले आता है और आर्यन अपने मैजिक का यूज करके उनकी बॉडीज को जला देती है। जिसके बाद उन सभी की सोल्स बाहर आने लगती हैं और चियोमी कसम खाती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी ताकि ऐसा कुछ किसी और के साथ ना हो। वहीं डार्करस गुस्से में आ रखा है क्योंकि अभी तक मार्केट से रिपोर्ट नहीं आई है। तभी सैटर्न उससे कहता है कि उसे अब इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है सैटर्न उसके पेट में तलवार घुसा देता है और इस प्रकार दुनिया से एक याई तुच्छ खत्म हो जाता है। तभी वहां पर सेक्ट पहुंच जाता है और वो सैटर्न की तारीफ करता है। सैटर्न कहता है कि उन्हें पता लगा था कि 20 पीपल हमला करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होता। सेक्ट कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इससे बेहतर चीज तो हो ही नहीं सकती थी। आगे सैटर्न यूरियाना का नेकलेस उसे दिखाता है और कहता है कि वो मारी जा चुकी है। चलो ये भी ठीक है, हम अनाउंस कर देते हैं कि डार्करस ने उसे मरवा दिया। कमाल की बात है ना डार्करस, तुम होली रेवलॉन एम्पायर के लिए काफी ओबीडिएंट थे, पर उसका फल देखो तुम्हें क्या मिला है। अब रोडन किंगडम का थ्रोन मेरा है। इसके बाद जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, आर्क और गोएमोन कुश्ती करके एक दूसरे की फिर से तारीफ करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन वो सभी बोटिंग पर निकलते हैं जहां चियोमी उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है कि जिन लोगों के नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में थे वो एल्व्स को होली रेवलॉन एम्पायर में ले गए। वहीं दूसरी तरफ यूरियाना आर्यन उस बर्ड के जरिए डांका और सभी को वो नई इन्फॉर्मेशन भेज देती है और अपनी डेस्टिनेशन के लिए वो दोनों निकल जाते हैं। एम्पायर में पहुंचने से पहले वो एक रेगिस्तान में रुकते हैं जहाँ की आसमान में बहुत सारे वाइब्रेंट्स उड़ रहे थे, जिन्हें देख के वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर इतने ज्यादा वाइब्रेंट्स की वजह से वो फाउल उड़कर नहीं जा सकता था। ये सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। और बिना कुछ एक्सप्लेन किए नीचे कूद के धरती तोड़ लैंडिंग करता है। जिसके बाद वो एक स्पेल का यूज करता है जो कि लाइटनिंग मैजिक था और सभी वाइब्रेंट्स पर एक ही साथ हमला कर देता है, पर ये बिजली का झटका आर्यन और बाकी सभी को भी लग जाता है। वहीं बिजली के झटकों की वजह से सभी वाइब्रेंट्स वहां से चले जाते हैं। आर्क जब वापस आर्यन के पास आता है, वो देखता है कि वो सभी थोड़े थोड़े भुन चुके हैं। अरे तुम लोगों को क्या हुआ? वहीं दूर बैठा एक चश्मिश उन सभी को देख रहा था जो कि एक एल्फ है। इसके बाद आर्क और आर्यन एक होटल में पहुंचते हैं और आर्यन उससे कहती है कि ऐसा हमला यूज करने से पहले अगली बार वार्निंग दे देना। आर्क उससे माफी मांगता है, जिसके बाद आर्यन मैप निकालती है और एम्पायर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता दिखाती है, लेकिन ये रास्ता सही तरह से मार्क नहीं था। वहीं आर्क उसकी शक्ल को देखकर पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। आर्यन बताती है कि उस एम्पायर में एल्फ्स को पकड़ना इलीगल नहीं है और एक एल्फ का वहां जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई है। तभी वही चश्मिश यहाँ पर आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा था, तभी आर्यन उसका सर छुपा देती है। ह्यूमंस के टाउन में तुम अपने कान क्यों दिखा रहे हो? तभी वो देखती है कि वहाँ के सभी लोग उसे जानते थे और बड़ी ही नॉर्मली पेश आ रहे थे। कार्सी उन्हें बताता है कि इस टाउन में सभी लोग उसे जानते हैं और यहाँ आए हुए उसे 10 साल हो चुके हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाती है, तो कार्सी उससे कहता है कि एल्व्स और ह्यूमन साथ में रह सकते हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम नहीं जानते कि ह्यूमंस ने एल्व के साथ क्या क्या किया है? जिसके बाद वो लंबी चौड़ी स्पीच देता है कि कैसे वो ह्यूमंस और एल्व्स को साथ में जीता देखना चाहता है। आगे कार्सी बताता है कि वो मॉन्स्टर्स की बायोलॉजी को स्टडी करता है, पर फिलहाल उसे एक बीस्ट की बॉडी
ऑलरेडी स्टडी करने में दिक्कत हो रही है, पर क्योंकि वो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो शायद वो उसकी मदद कर सकते हैं। आर्यन कहती है कि वो अभी मिशन के बीच में है, पर तभी पेमेंट के तौर पर कार्सी एम्पायर का डिटेल्ड मैप ऑफर करता है, जिसके बाद वो बोनस के तौर पर वो अपनी मॉन्स्टर स्टडीज वाली बुक भी देना चाहता है। ये सुन के आर्क पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि उन्हें इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसके बाद कार्सी कहता है कि वो अगली सुबह टाउन के मेन गेट पर मिलेंगे और वहां से चला जाता है। इसके बाद आर्क और आर्यन रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो दारू पी रहा था और आर्यन से कहता है कि हमारे पास फ्रूट जूस भी है, पर आर्यन कहती है कि वो उसे बच्चों जैसा ट्रीट ना करे और खुद भी वो उस नशीले पदार्थ को पीने लगती है। वहीं 2-3 पैग के बाद ही उसको नशा चढ़ जाता है और वो आर्क के ऊपर चढ़ाई कर देती है। वो बार बार उससे मांगती रहती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो दारू मांग रही है या फिर क्या, और अजीब अजीब से मिक्स्ड सिग्नल देने लगती है और साफ जवाब देने की जगह वो आर्क को उठाकर पटकने लगती है। अगली सुबह जब वो उठती है, आर्क उसके सामने जमीन पर बिना आर्मर के पड़ा हुआ था। उसे देखकर आर्यन को लगता है कि वो बस एक स्केलेटन है और वो उसके ऊपर हमला करने लगती है। आर्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो आर्क है, लेकिन वो रुकती नहीं। इसके बाद जब वो काउंटर के पास जाते हैं, वो लेडी बताती है कि उन्हें छत पर से थप थप की आवाज आ रही थी। ये सुन के वो एम्बैरेस फील करने लगती है। इसके बाद वो दोनों कार्सी के पास पहुंच जाते हैं और लेट आने के लिए माफी मांगते हैं, पर कार्सी कहता है कि कोई बात नहीं, कल तुम दोनों की आवाज तो पूरे शहर ने सुनी है। इसके बाद वो कार्ट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, पर आर्यन की हालत खराब हो जाती है। पहला हैंगओवर, ऊपर से कैरेज के पीछे से अजीबोगरीब स्मेल आ रही थी। आर्क कार्सी से पूछता है कि पीछे वाले कैरेज में है क्या। कार्सी बताता है कि उसमें गॉब्लिन्स की लाशें हैं, जिसे कि वो सैंडवॉर्म के चारे के लिए यूज करता है, जो कि उनका टारगेट भी है। आगे आर्क के पूछने पर कार्सी बताता है कि उसे अभी इतना ही पता है कि सैंडवॉर्म 5 से 6 मीटर लंबे होते हैं और ये फायर के सामने कमजोर होते हैं और ये खाना ढूंढने सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं, पर वो उसे फायर का यूज करने से मना करता है क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। और उसे अभी ये चीज पता चली है कि सैंडवॉर्म्स विवरेंस के झुंड के पास मिलते हैं। तभी आर्यन देखती है कि उनके पीछे का कार्ट गायब हो चुका है। जब वो आर्क को ये बताती है, उसी वक्त एक जायंट सैंडवॉर्म उनके पीछे से बाहर आ जाता है। कार्सी उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक उसने इतना बड़ा सैंडवॉर्म नहीं देखा था। तभी आर्यन कार्सी के साथी को देखती है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे जाती है, पर जब वो अपने फायर से उसके ऊपर हमला करती है, उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। तभी सैंडवॉर्म आर्यन के ऊपर हमला कर देता है, पर आर्क आके उसे बचा लेता है। चलो देखते हैं हम में से ताकतवर कौन है। कार्सी सोच रहा था कि ऐसे तो वो अपनी तलवार नहीं निकाल पाएगा, पर आर्क उसे अपने हाथों से ही जमीन से बाहर निकाल के पटक देता है और वो देखता है कि उसके ऊपर भी एक रिंग लगी थी जो कि टूट जाती है। उसकी ताकत को देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सैंडवॉर्म को सुशी की तरह पैक कर दिया जाता है और कार्सी उन दोनों को उनका रिवॉर्ड देता है, लेकिन जाने से पहले आर्यन उससे पूछती है कि वो भला ह्यूमंस के साथ क्यों रह रहा है। कार्सी कहता है कि क्योंकि उसको ह्यूमंस के साथ रहना अच्छा लगता है। जब वो अपने एल्फ विलेज में था तब वो भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत करता था, पर यहाँ आकर उसकी सोच बदल गई और उसे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमंस और एल्फ्स साथ में रहेंगे। जिसके बाद वो उसे लॉर्ड ऑफ लैम्बर्ट के बारे में बताता है, जिसने की एक एल्फ से शादी की है। आर्यन को लगता है कि जरूर उसके साथ जबरदस्ती की गई होगी, पर कार्सी बताता है कि लॉर्ड ने उसे बचाया था जब उसे स्लेव की तरह बेचा जा रहा था। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। वो उस टाउन में पहुंच जाते हैं जिसमें किडनैप्ड एल्फ्स को रखा गया है। आर्यन कहती है कि वो अलग अलग काम करेंगे और सनसेट से पहले मिलेंगे। जिसके बाद वो दोनों टाउन में जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। जिसके बाद आर्क पोंटा को खाना खिला रहा था। जो इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठा की है, उसे पता चला है रातों को ईस्ट के फोर्ट्रेस से अजीब सी रोने की आवाजें आती हैं और एम्पायर में कई सारे मॉन्स्टर्स देखे जा रहे हैं। साथ ही टाउन से कई सारे लोग गायब हो रहे हैं। इसके बाद आर्क आर्यन से मिलने जा रहा था, तभी कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी आर्क वहां पहुंचकर उस लड़की को बचा लेता है और उन सभी की कुटाई कर देता है। जस्टिस इज सर्व्ड। तभी वो लड़की आर्क से चिपक जाती है और मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। उसी वक्त वहां आर्यन भी पहुंच जाती है और उस लड़की को आर्क से चिपका हुआ देखकर उसका अजीब सा मुंह बन जाता है। वो उससे पूछती है कि ये लड़की है कौन, तो आर्क उसे सब कुछ बता देता है। आर्यन उस लड़की से कहती है, तुम्हारी मदद हो गई ना, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे तुम्हें चोट भी नहीं लगी है, पर मुझे इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तुम्हें घर जाना चाहिए। और उसे गुस्से में देखकर वो लड़की डर के भाग जाती है। इसके बाद आर्क उससे पूछता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पर वो कहती है कि वो बिल्कुल गुस्से में नहीं है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम फुम्बा को देखते हैं। तुम लोग खाना भी नहीं लेकर आए, अब माफ करना पर इसका खाना आज तुम ही हो। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हें खाने लगता है। दूसरी तरफ हम आर्क और आर्यन को देखते हैं। आर्यन उसे बता रही थी कि 4 महीने पहले यहाँ एल्व्स को लाया गया था। जिसके बाद वो अंदर जाने
बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। आर्क उससे कहता है, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल ली? मेरी किसी ने मदद की, जब कोई इंसान किसी लड़की की मदद कर रहा था। बढ़िया है। वैसे वो था कौन? लेकिन आर्यन वहाँ से गायब हो जाती है। लेडी आर्यन, क्या आप अभी भी गुस्सा हैं? मैं नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों फोर्ट्रेस के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ की उन्हें बीस्ट की स्मेल आ रही थी। आगे जाकर उन्हें एक दरवाजा दिखता है, पर उसके सामने 2 गार्ड्स खड़े थे। तो पोंटा वहाँ जाकर अपनी क्यूटनेस से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद वहाँ आर्यन और आर्क आकर उन दोनों को मार गिराते हैं। आर्यन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर वो हिलता भी नहीं। तभी आर्क आकर उसे आसानी से खोल देता है, क्योंकि वो एक स्लाइडिंग डोर था। अंदर आने के बाद उन्हें कई सारे सेल्स दिखते हैं, और साथ ही आर्यन को एक एनिमल का फर भी दिखता है। इसके बाद अंदर एक और गेट था, और जब वो उसे खोलकर आगे जाते हैं, आर्क को खून की स्मेल आती है। तभी वहाँ पर फुम्बा आ जाता है। तुम लोग कौन हो? तभी उसकी नजर आर्यन पर जाती है। अब से तुम मेरी हो, चलो इसको खत्म कर दो। तभी आर्यन आर्क के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, जिस दौरान उसके कान फुम्बा को दिख जाते हैं, और ये देखकर तो वो और भी खुश हो जाता है। आर्क आर्यन पे अनकर स्पेल का यूज करता है, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। वहीं लड़ाई के वक्त आर्यन एक इल्यूजन में है, जहाँ की उसकी बहन उसे ट्रेन कर रही है। वहीं बार बार आर्क उसके ऊपर एंटी-कर स्पेल का यूज करता रहता है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता। तभी लड़ाई के दौरान आर्क उसके कपड़ों के अंदर कुछ नोटिस करता है, तो वो पोंटा से उसके ऊपर हमला करने को कहता है। पोंटा जब अंदर जाता है, उसे उसके अंदर एक क्रीचर दिखता है, जो कि आर्यन को कंट्रोल कर रहा था। और जब पोंटा उसे बाहर निकालता है, आर्क अपने फायर स्पेल से उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद आर्यन बेहोश हो जाती है। वाह, तुम्हारे सेंसेस तो बहुत अच्छे हैं। मैं एक मॉन्स्टर सॉर्सरर हूँ फुम्बा। मैं मॉन्स्टर्स बना सकता हूँ और जो मर्जी कर सकता हूँ, और जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तभी आर्क नोटिस करता है कि उसके बगल में वही रिंग्स लटक रखी हैं, जो कि उसने बाकी के मॉन्स्टर्स पर देखी थी। तभी फुम्बा अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ वही टाइगर मॉन्स्टर को बुला लेता है। आर्क उससे पूछता है कि 4 महीने पहले जिन एल्व्स को यहाँ लाया गया था वो कहाँ पर है। फुम्बा बताता है कि वो नहीं बची हैं। उनमें से ज्यादातर को एम्पायर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर लिया, और जो बचे उसने उन्हें अपने मॉन्स्टर्स को खिला दिया और पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी आर्क उस मॉन्स्टर का गला ही काट देता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी फुम्बा वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है, लेकिन आर्क आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मारता रहता है। फुम्बा लगातार वहाँ अलग अलग मॉन्स्टर्स को बुला रहा था, और आर्क उन सभी को मारना जारी रखता है। लेकिन इस दौरान उसका ध्यान आर्यन से भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर फुम्बा उसके पीछे एक मॉन्स्टर को भेज देता है। पर इससे पहले कि वो हमला करता, निंजा छोरी चियोम वहाँ पहुंच जाती है, और वो अपने निंजुत्सु का यूज करके उस मॉन्स्टर को वाटर प्रिज्म में पकड़ लेती है। चाहे तुम्हारे पास बैकअप हो, मेरे पास इतने मॉन्स्टर्स हैं कि तुम सभी को मैं ठिकाने लगा सकता हूँ। लेकिन वहाँ कोई मॉन्स्टर आ ही नहीं रहा था, तो चियोम उसे बताती है कि अब कोई भी मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि गोईमोन के साथ साथ बाकी के निंजास भी उसके बेस में आ चुके हैं, जिन्होंने उसके सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराया है। आर्क उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो चियोम बताती है कि आर्यन को यहाँ के बारे में सारी चीजें उसी ने बताई थी, जो कि आर्यन ने जेलसी की वजह से आर्क को नहीं बताई। लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है, और ये देखकर फुम्बा हंसता है। तुम्हारा सामना अब मेरे मास्टरपीस से होने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। आर्क चियोम और आर्यन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, और वो वहाँ से देखता है कि एक ताकतवर मॉन्स्टर उस धुएं से बाहर आ रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम हाइड्रा है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप मॉन्स्टर है। अभी आर्क उसके ऊपर 5 लगी हुई रिंग्स को देखता है, यानी उसके हर एक सर के लिए एक रिंग लगी हुई है। चियोम कहती है कि एक हाइड्रा पूरी नेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उन्हें उससे लड़ने से पहले तैयारी करनी चाहिए। पर इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, हाइड्रा उन्हें देख लेता है। वो अपने हाइड्रा ब्लास्ट अटैक का यूज करता है, जो कि उस पूरे हिल को तबाह कर देता है। फुम्बा को लगता है कि उसके दुश्मन मारे गए, और वो पागलों जैसा हंसने लगता है और कहता है कि ये है उसकी असली ताकत। वो ये ताकत अपने विलेज एल्डर्स को दिखाना चाहता है, जिन्होंने उससे कहा था कि वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, ना ही उसमें जरा सा भी डिसिप्लिन है। जिसके बाद वो अपने विलेज को छोड़कर होली एम्पायर के एम्परर के पास जाता है, जो कि उसे यूज करना चाहता है अपने आसपास की कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसके बाद से ही वो एम्परर के लिए काम करने लगा। उस हाइड्रा की पावर के साथ फुम्बा को लगता है कि वो इनविंसिबल है, और वो उस मॉन्स्टर को ऑर्डर देता
है कि वो सिटी में जाकर सभी लोगों को खाने लग जाए। आर्क और उसके साथी पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं, पर उसकी शील्ड की वजह से वो सभी सही सलामत हैं। पर उसे आसपास आर्यन नहीं दिख रही थी और वो घबरा जाता है। पर तभी वो उसे दिखाई देती है और उसके चारों तरफ गुस्से से लाल औरा था। वो कहती है कि जब फुम्बा उसे कंट्रोल कर रहा था वो बेहोश नहीं थी, तो उसने उसकी सारी बातें सुन ली जो उसने उसके और उसके लोगों के खिलाफ बोली थी, और वो उसे ढूंढ कर इन सभी चीजों की सजा देना चाहती है। चियोम भी कहती है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए क्योंकि वही है जो कि हाइड्रा को कंट्रोल कर रहा है। तो आर्यन कहती है कि उसे लगता है कि हम सब मारे जा चुके हैं, तो हमें अभी ही उसके ऊपर हमला करना चाहिए। तभी वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा है। चियोम कहती है कि वो अर्थक्वेक और सुनामी जैसा है, उसे रोका नहीं जा सकता, पर आर्क कहता है कि इसे वो संभालेगा। तो चियोम और आर्यन फुम्बा को मारने जा सकते हैं। चियोम और आर्यन फुम्बा के पीछे जाने लगते हैं और उसके ऊपर फायरबॉल से हमला करते हैं। फुम्बा उन्हें जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। आर्यन कहती है कि वो उन एल्व्स का बदला लेने आई है जिन्हें फुम्बा ने टॉर्चर किया है, पर फुम्बा कहता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और हाइड्रा के सामने तो वो कुछ भी नहीं। ये सच है कि हाइड्रा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम नहीं, तुम तो बस अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उसकी बड़ाई कर रहे हो। ये वही शब्द हैं जो कि विलेज एल्डर्स ने उससे कहे थे। तो फुम्बा भड़क जाता है और कहता है कि वो सबकी जान ले लेगा, पर उसके भाषण खत्म होने से पहले ही आर्यन उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपने इम्स का यूज करके फिर से उसे कंट्रोल करना चाहता है, पर आर्यन उन सभी को मार गिराती है। फुम्बा हाइड्रा को मदद के लिए बुलाने लगता है, पर तभी चियोम कुनाई से उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे कि उसका टैटू खराब हो जाता है। चियोम कहती है कि उसने पहले ही देख लिया था कि वो कर्स मार्किंग के जरिए उन सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है, और अब क्योंकि उसके कर्स मार्क्स खराब हो चुके हैं, अब वो उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुन के फुम्बा हंसने लगता है। अब मुझे ब्लेम मत करना, जो वो हाइड्रा करने वाला है मैं उसे नहीं रोक सकता। चियोम को सिटी की फिक्र होने लगती है, पर आर्यन कहती है कि जब तक आर्क वहाँ है वो मॉन्स्टर को किसी की भी जान लेने नहीं देगा। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को एन्चांट करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो उसके विप को भी जलाकर राख कर देती है। मैं तो ये सब कुछ एम्परर के कहने पर कर रहा था, और जो मैंने एल्व्स के साथ किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। और वो उसके ऊपर हमला करके उसे जिंदा ही जला देती है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रा सिटी की तरफ जा रहा था और उसके पैरों तले पेड़ तो ऐसे गिर रहे थे जैसे कि वो घास हो। वो अपने हाइड्रा ब्लास्ट का यूज सिटी की तरफ करने लगता है, पर तभी आर्क अपने स्लैश से उसके अटैक को रोक देता है, पर इससे उस हाइड्रा पर जरा भी चोट नहीं आती। हाइड्रा आर्क को खाने की कोशिश करता है, पर आर्क उसके हमले को डॉज करके अपनी स्किल शील्ड बैश का यूज करता है, जिससे वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर डगमगा जाता है और वो सारे सर एक एक करके पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद वो खुद को हवा में टेलीपोर्ट करता है और WWE मूव से उसको नीचे पटक देता है। लेकिन उस हमले के बाद भी उस मॉन्स्टर को जरा भी चोट नहीं आई थी। वो आर्क पर 3 हाइड्रा ब्लास्ट से हमला करता है, पर आर्क अपने टेलीपोर्टेशन से उसके हमले को डॉज कर लेता है। पर तभी एक हाइड्रा का सर उसे अपने मुंह में दबा लेता है और बाकी के 3 सर उसके ऊपर अपना हाइड्रा ब्लास्ट चार्ज करने लगते हैं। यानी वो अपने एक सर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि वो आर्क को मार सके। पर उनका वो हमला जमाई यूजलेस था क्योंकि आर्क की शील्ड किसी भी डैमेज से उसे प्रोटेक्ट कर सकती है, पर उस मॉन्स्टर का एक हेड शहीद हो जाता है। आर्क जब नीचे उतरता है वो अपनी अल्टीमेट स्किल जजमेंट का यूज करता है, वो भी पूरी ताकत के साथ। इसकी मदद से वो आसमान से एक बड़ी सी लाइटनिंग स्वॉर्ड समन करता है जो कि 3 हाइड्रा के सरों को एक ही झटके में काट देती है। अब हाइड्रा के पास सिर्फ एक ही सर बचा था, लेकिन तभी वो अपने बाकी के सरों को रिजनरेट करने लगता है। तो आर्क अपने फिनिशिंग मूव की तैयारी करने के लिए थोड़े डिस्टेंस पर आता है और वो एक ग्रैंड मैजिक यूज करने का डिसाइड करता है जो कि उसने कभी पहले यूज नहीं किया। वो एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक डीमन इन्फर्नल इफ्रिट को बुलाता है। जब हाइड्रा अपने आप को पूरी तरह से हील करता है उसके सामने एक जायंट फायर मॉन्स्टर था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और डीमन एक ही झटके में उसके 2 सरों को उखाड़ देता है, और जब वो हाइड्रा ब्लास्ट का यूज करना चाहता है वो उसके जबड़े को ही तोड़ देता है। इसके बाद वो डीमन उसके पेट में मुक्का मारता है। अपनी कुटाई होता हुआ देखकर हाइड्रा वहां से जाने लगता है, पर आर्क उसे जाने नहीं देता और वो वहां पहुंचकर उसकी पूंछ से उसे उठा लेता है और गोल गोल घुमाकर हवा में दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो इफ्रिट को कमांड करता है कि वो अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करे। तो वो डीमन अपने फायर ब्रेथ का यूज करता है जो कि इतनी भयंकर थी कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को हवा में ही जलाकर राख कर देती है। आर्यन और चियोम 2 जायंट मॉन्स्टर्स को लड़ता हुआ देखकर शॉक हो जाती हैं, और जब सुबह होती है आर्क वापस से उन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो आर्क से उस
उस जायंट फायर डीमन के बारे में पूछते हैं तो आर्क बताता है कि उसने इसे दूसरे डायमेंशन से समन किया है और वो अपने घर 5 मिनट के अंदर चला जाएगा। तभी आर्यन को डांका से एक वॉइस मेल आता है जो कि उसे बताता है कि प्रिंसेस यूरियाना एल्फ के एक एल्डर से मिलने गई थी और उनके किंगडम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है एल्व्स को किडनैप करने की और ट्रीटी को तोड़ने की। उसने प्रॉमिस किया है कि वो मिसिंग एल्व्स को ढूंढेगी, पर जाने से पहले उसने एल्डर से एक और बात पर एग्रीमेंट करा ली। उसने उन्हें बताया कि उसके दोनों भाई जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर सपोर्ट कर रहे थे, जो कि दोनों ही रेसिस्ट कंट्रीज हैं। अगर उनमें से कोई भी किंग बन गया तो उनकी रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगी, इसलिए वो क्वीन बनना चाहती है। यूरियाना कहती है कि अगर एल्डर ने उसके क्लेम को सपोर्ट किया तो वो उनके साथ लड़ेगी अगर होली एम्पायर एल्व्स के ऊपर हमला करती है तो। एल्डर खुशी खुशी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं इतनी अच्छी न्यूज के बावजूद भी आर्यन थोड़ी दुखी हो जाती है। उसकी जिंदगी का पर्पस ही उससे छिन गया है क्योंकि अब ह्यूमंस ही मिसिंग एल्व्स को ढूंढेंगे और उसे यकीन नहीं होता कि ह्यूमंस एल्व्स को ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं। तभी उसे कार्सी की कही हुई बात याद आती है और आर्क कहता है कि जल्दी वो समय आएगा जब एल्व्स और ह्यूमंस साथ में रहेंगे। अब क्योंकि बड़ा सा मैटर सॉल्व हो चुका है, आर्क कहता है कि अब इसके बाद वो आराम से पीसफुल जिंदगी जिएगा। पर ये सुनकर उन दोनों को जरा भी भरोसा नहीं होता, जिसके बाद वो मजाक के लिए अपना हेलमेट उतार देता है और अपने साथ एक स्केलेटन को देखकर बेचारी चियोमी डर जाती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहां से बाहर ही नहीं आती। जिसके बाद आर्यन उसे सारी कर्स वाली चीज बताती है और वो आर्क से कहती है कि उसे उसके घर चलना चाहिए, जिसके बाद वो लॉर्ड क्राउन में जाएंगे ताकि वो आर्क के कर्स को ब्रेक कर सकें।